वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम दर्द पिंड की गति के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। आज के क्वेश्चन घूर्णन गति से संबंधित हैं। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसलिए आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खास करके नेवी एयर फोर्स के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके लिए ये बहुत ही यूजफुल साबित होंगे। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चनों। पहला क्वेश्चन है टेकोमीटर द्वारा ज्ञात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, टेकोमीटर द्वारा घूर्णन आवर्ती का मापन किया जाता है। घूर्णन आवर्ती का मतलब होता है कि कोई दृढ़ पिंड होता है, उसके द्वारा 1 सेकंड में लगाए गए घूर्णन या चक्रों की संख्या। तो इन जो चक्रों की संख्या होती है उसका मान टेकोमीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो टेकोमीटर द्वारा घूर्णन आवर्ती का मान ज्ञात किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब है अगला क्वेश्चन, एक दृढ़ पिंड में साधारण बाह्य बलों में उसमें उपस्थित कणों की पारस्परिक दूरी पर प्रभाव होता है। तो देखिए जो कोई दृढ़ पिंड होता है, कोई भी उसमें उपस्थित जो कण होते हैं उनके ऊपर बाह्य बलों द्वारा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। उनके मध्य की जो दूरी होती है वह बाह्य बलों के उपस्थिति में और अनुपस्थिति में दोनों में ही समान होती है, क्योंकि दृढ़ पिंड की परिभाषा ये होती है कि वे पिंड जिनके अणुओं के मध्य की दूरी बाह्य बलों के प्रभाव में विस्थापित न हो या फिर परिवर्तित न हो, उनके अणु कणों के मध्य की जो विस्थापन होता है वो हमेशा नियत रहता है, बाह्य बलों के प्रभाव में वह परिवर्तित नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 शून्य, क्योंकि बाह्य बलों के प्रभाव से जो कणों की परस्परिक दूरी होती है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब है अगला क्वेश्चन, एक लोहे के बॉक्स में कुछ स्टील की गेंदें हैं, ये व्यवहार करेंगी एक अदृढ़ वस्तु की तरह, क्योंकि बॉक्स तथा गेंदों का पदार्थ भिन्न भिन्न है। एक दृढ़ वस्तु की तरह क्योंकि बॉक्स में गेंदें एक स्थान पर चिपकी हुई हैं। एक दृढ़ वस्तु की तरह क्योंकि बॉक्स तथा गेंदें दृढ़ पिंड है। एक दृढ़ वस्तु की तरह क्योंकि बॉक्स तथा गेंदें ठोस हैं। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि जो वो दोनों गेंदें हैं वह उससे चिपकी हुई नहीं है। तो यदि उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाएगा तो वह गेंदें विस्थापित होंगी और उनके मध्य जो डिस्प्लेसमेंट है या विस्थापन है वो परिवर्तित हो जाएगा। और यह दृढ़ पिंड की परिभाषा के विपरीत है, क्योंकि दृढ़ पिंड की परिभाषा के अनुसार यदि कोई पिंड पर बाह्य बल लगाया जाता है तो उसके अणुओं के मध्य विस्थापन परिवर्तित नहीं होना चाहिए, वह नियत रहना चाहिए। यानी जब किसी बॉक्स में मान लो ये दोनों गेंद हैं, इस पर कोई बाह्य बल लगाएगा तो ये इधर लुढ़क सकती है और ये इधर, और इसके मध्य डिस्प्लेसमेंट है ये परिवर्तित हो जाएगा। और यह दृढ़ पिंड की परिभाषा के विपरीत है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यह एक अदृढ़ वस्तु होगी, क्योंकि बॉक्स की गेंदें एक स्थान पर चिपकी नहीं होंगी। यदि यह चिपकी हुई होती तो इस पर बाह्य बल लगाया जाता तो ये विस्थापित नहीं होती, यह एक दृढ़ पिंड की तरह कार्य करती। अब अगला क्वेश्चन, एक कण एक परिवलयाकार कक्ष में एक समान चाल से गति कर रहा है, वर्ताकार कक्ष में एक समान चाल से गति कर रहा है या घूम रहा है, इस कण के लिए कौन सी राशि अचर होगी। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, गतिज ऊर्जा, क्योंकि गतिज ऊर्जा एक अदिश राशि है, क्योंकि इसका सूत्र होता है 1/2 mv²। यहाँ पर भी वेग को डिनोट नहीं करता बल्कि चाल पर निर्भर करता है, यानी कि इसमें इसकी दिशा नहीं ली जाती, ओनली इसका परिणाम लिया जाता है, इसलिए इसकी गतिज ऊर्जा नियत होगी। और बाकी जो राशियाँ है वो घूर्णन गति में दिशा के कारण परिवर्तित होती है, न कि मान के कारण, क्योंकि जो वेग होता है, मान लो एग्जाम्पल के लिए इस बिंदु पर वेग की दिशा ये होती है और इस बिंदु पर वेग की दिशा ये होती है, तो इसकी दिशा इधर, इसकी दिशा के कारण, दिशा में परिवर्तन के कारण वेग का मान परिवर्तित माना जाता है। और त्वरण विस्थापन भी सदिश राशि है, इसलिए घूर्णन गति में परिवर्तित होंगी। तो देखिए दोस्तों, आपको यही बात याद रखनी है कि घूर्णन गति में जो भी सदिश राशि होती है उसका मान सदैव परिवर्तित होता है, निश्चित नहीं होता, अचर राशि नहीं होती। और बाकी जो अदिश राशि होती हैं वो घूर्णन गतिज ऊर्जा में अचर होती हैं, जैसे गतिज ऊर्जा होता है
और रेखीय चाल होता है। ये दोनों गतिज ऊर्जा घूर्णन गति के अंदर अचर राशि होती हैं, अचर रहती हैं, यानी परिवर्तित नहीं होती, नियत नहीं होती। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो याद रखने वाली बात है कि घूर्णन गति के अंदर केवल गतिज ऊर्जा और चाल ही नियत रहती है, बाकी सब राशियां परिवर्तित होती है, क्योंकि इसकी दिशा हर बिंदु पर अलग अलग होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न राशि घूर्णन गति से सीधी संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 घूर्णन गति से संबंधित नहीं है, बल्कि यह रेखीय गति से संबंधित है। द्रव्यमान रेखीय गति से ही संबंधित है, और बाकी जो जड़त्व आघूर्ण, बल आघूर्ण है और कोणीय वेग है, यह घूर्णन गति से संबंधित है। और देखिए तो घूर्णन गति के अंदर द्रव्यमान का कार्य जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, जैसे रेखीय गति के अंदर बल का सूत्र होता है F बराबर ma, और घूर्णन गति के अंदर बल आघूर्ण टॉ बराबर होता है I ओमेगा। यहाँ पर I जड़त्व आघूर्ण है और ओमेगा ना I अल्फा होता है, नहीं सॉरी सर I अल्फा, और यहाँ अल्फा होता है कोणीय त्वरण, तो और ये I होता है जड़त्व आघूर्ण, यानी यहाँ पर m का कार्य घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण करता है, और ये जो द्रव्यमान है यह रेखीय गति से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। बाकी जो जड़त्व आघूर्ण, कोणीय वेग और बल आघूर्ण है, यह घूर्णन गति से सीधे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, स्थानांतरित गति में बल के समरूप घूर्णन गति में होता है। तो देखिए दोस्तों, स्थानांतरित गति में बल के समरूप घूर्णन गति के अंदर बल आघूर्ण होता है, क्योंकि स्थानांतरित गति में जो कार्य बल करता है वही घूर्णन गति में टॉ करता है। तो इसका राइट आंसर होगा बल आघूर्ण। और ये आवेग है, यह रेखीय गति से संबंधित, स्थानांतरित गति से संबंधित होता है, और जड़त्व आघूर्ण होता है, यह द्रव्यमान का कार्य करता है। स्थानांतरित गति में जो कार्य द्रव्यमान करता है वही कार्य जड़त्व आघूर्ण घूर्णन गति में करता है। अगला क्वेश्चन है, कोणीय गति की राशियां I, J, टॉ व ओमेगा से संबंधित रेखीय गति में क्रमशः राशियां हैं। देखिए दोस्तों, जो राशियां हैं जो कोणीय गति और रेखीय गति में कंपेयर होती हैं, उनको आपको याद करना, क्योंकि इनमें से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, जो कोणीय गति में जड़त्व आघूर्ण I का कार्य होता है, वह कार्य रेखीय गति में द्रव्यमान करता है, और जो ये J है यहाँ पर ये होता है कोणीय संवेग, तो इसका कार्य रेखीय गति में वो करता है रेखीय संवेग। तो रेखीय संवेग ऑप्शन नंबर 3 और 1 में है, तो राइट आंसर इन्हीं दो में से होगा। अगला देखते हैं टॉ, यानी बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण का कार्य जो कोणीय गति में होता है, वह कार्य रेखीय गति में बल करता है F। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि कोणीय गति में जो कार्य जड़त्व आघूर्ण का होता है वह कार्य रेखीय में द्रव्यमान का होता है, और कोणीय संवेग का जो कार्य कोणीय गति में होता है रेखीय गति में, वो कार्य रेखीय संवेग होता है, और जो टॉ होता है वह बल के समान होता है, और ओमेगा होता है वह रेखीय गति में वेग के समान होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 7। इनको अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन लगभग आता ही है। अगला क्वेश्चन है, घूर्णन गति करती किसी वस्तु की रेखीय चाल को दुगुना और कोणीय चाल को आधा कर दिया जाए तो उसका अभिकेंद्रीय त्वरण कितना हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये हमें पूछ रहा है अभिकेंद्रीय त्वरण कितना गुना हो जाएगा। अभिकेंद्रीय त्वरण अल्फा बराबर होता है ओमेगा वी। यदि उसकी रेखीय चाल को दोगुना किया जा रहा है और कोणीय चाल को आधा किया जा रहा है, तो अल्फा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको 2 गुना करने के लिए 2 से गुना किया जाएगा, और इसका आधा करने के लिए 2 का भाग, तो 2 से 2 कट जाएगा, और कोणीय त्वरण वही रहेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि अल्फा बराबर का सूत्र होता है ओमेगा वी, और ओमेगा वी तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वे को दुगुना किया जा रहा है और ओमेगा को आधा।
तो दोनों कट करके एक ही बचेगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, घूर्णन गति करती वस्तु के लिए आवश्यक है कोणीय वेग होना, कोणीय वेग और बलयुग्म होना, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण का होना, जड़त्व आघूर्ण और बल आघूर्ण का होना। तो देखिए दोस्तों, घूर्णन आवृत्ति के लिए कोणीय वेग का होना ही आवश्यक है और बाकी कोणीय वेग से ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि कोणीय वेग होने पर ही बल युग्म होता है, कोणीय वेग के साथ ही कोणीय त्वरण उत्पन्न होता है। तो घूर्णन गति के लिए केवल कोणीय वेग का ही होना आवश्यक है, और कोणीय वेग के साथ साथ और तो ऑटोमेटिकली उत्पन्न हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब कोई पिंड किसी अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति करता है तो उसके सभी कणों के लिए समान होता है। देखिए दोस्तों, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि रेखीय वेग होता है वही इसके अंदर समान होता है, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कोणीय वेग। क्योंकि जब कोई दृढ़ पिंड किसी अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति करता है तो उसका कोणीय हर कण का कोणीय वेग समान होता है, और रेखीय वेग अलग अलग होगा, और रेखीय त्वरण भी अलग होता है, और रेखीय संवेग भी। क्योंकि जो रेखीय वेग होता है v बराबर होता है ओमेगा आर, और यह अक्ष से लंबवत दूरी पर डिपेंड करता है। तो इस कण के लिए वेग कम होगा, और बल्कि इस कण के लिए वेग का मान ज़्यादा होगा, क्योंकि इसकी दूरी कम है और इसकी लंबवत दूरी ज़्यादा है। बल्कि जो ओमेगा होता है यह इससे जो इस कण का जो घुमाव होता है थीटा इस पर डिपेंड करता है, और यह कण चाहे यहाँ पर स्थित हो इससे दूर, चाहे इतनी दूर स्थित हो, यानी कि इसका जो कोणीय वेग कोणीय विस्थापन होता है वो समान ही होता है, और इस कारण इसका कोणीय वेग होता है वही नियत रहेगा घूर्णन गति के अंदर। यानी कि पिंड के सभी कणों का कोणीय वेग होता है वो समान होता है घूर्णन गति के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब है अगला क्वेश्चन, कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर कहलाती है। तो कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर कहलाएगी बल युग्म, नहीं तो बल युग्म नहीं कहलाएगी, बल आघूर्ण कहलाएगी। क्योंकि रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर बल कहलाती है, उसी प्रकार कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर बल आघूर्ण कहलाएगी। क्योंकि रेखीय गति के अंदर जो कार्य बल करता है वही कोणीय गति के अंदर बल आघूर्ण करता है, इसलिए कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर बल आघूर्ण कहलाएगी। अब है अगला क्वेश्चन, एक दृढ़ वस्तु में m1 तथा m2 द्रव्यमान के दो कण r1 व r2 त्रिज्या के पथ पर समान समय में एक चक्कर पूरा करते हैं तो उनकी कोणीय चाल का अनुपात होगा। तो दोस्तों, उनकी कोणीय चाल का अनुपात 1:1 होगा, क्योंकि जो कोणीय चाल होती है उसका सूत्र होता है 2π/t। यहाँ पर t आवर्तकाल है, और हमें इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि वह समान समय में एक चक्कर पूरा करती है, मतलब कि उनका आवर्तकाल समान है, इसलिए 2π नियत राशि है और आवर्तकाल इसका समान हो जाएगा। तो ओमेगा और दोनों का जो कोणीय चाल है वो समान होगी, उसका अनुपात होगा 1:1। ठीक है तो अब है अगला क्वेश्चन, क्योंकि कोणीय चाल होती है वह द्रव्यमान और उनकी जो लंबवत दूरी होती है घूर्णन अक्ष उस पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए उसकी कोणीय चाल का अनुपात होगा 1:1। अब है, एक कण स्थिर कोणीय वेग से एक बाह्य अक्ष से सापेक्ष गति कर रहा है, इसके रेखीय वेग का मान निर्भर करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि जब दृढ़ पिंड किसी अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति करते हैं तो जो रेखीय वेग का सूत्र होता है v बराबर होता है ओमेगा आर। तो ये r होती है, ये घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी होती है। तो इससे पास वाले कण के लिए इसका मान कम होगा, दूर वाले कण के लिए इसका मान ज़्यादा होगा। तो यह जो वेग का मान है यह घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी पर निर्भर करती है, क्योंकि r का मान जिसके लिए ज़्यादा होगा उसके लिए वेग का मान ज़्यादा होगा, और ये r के लिए जिसका मान कम होगा उसके लिए रेखीय वेग का मान कम होगा। तो रेखीय वेग कण के अक्ष से लंबवत दूरी पर निर्भर करता है। अब है अगला क्वेश्चन,
किसी दृढ़ पिंड की घूर्णी गति में सभी कणों का होता है रेखीय वेग तथा कोणीय वेग समान होता है। रेखीय वेग समान पर कोणीय वेग असमान, कोणीय वेग समान पर रेखीय वेग असमान, रेखीय वेग असमान तथा कोणीय वेग समान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कोणीय वेग तो समान होता है और रेखीय वेग असमान होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि जब कोई पिंड किसी अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति करता है तो उसके रेखीय वेग जो का मान निर्भर करता है वह अक्ष के लंबवत दूरी पर निर्भर करता है और यह दूरी हर कण के लिए अलग अलग होती है, इसलिए रेखीय वेग का मान असमान होगा। और जो कोणीय वेग होता है वह यह जितना घूर्णन गति उस थीटा कोण पर निर्भर करता है और यह कोण इस कण के लिए भी और इस कण के लिए भी दोनों के लिए समान ही होगा, इसलिए इसका कोणीय वेग समान होगा और रेखीय वेग असमान होगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है घूर्णन करती किसी दृढ़ वस्तु के सभी कण वर्तीय पथ पर गति करते हुए यदि घूर्णन अक्ष, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा वस्तु के भार हो, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि दृढ़ पिंड के सभी कण वर्तीय पथ पर गति करेंगे यदि घूर्णन अक्ष हो। यदि घूर्णन अक्ष उसके यानी दृढ़ पिंड से गुजरे तो घूर्णन अक्ष पर जो भी कण होंगे वह स्थिर होंगे और वह वर्तीय पथ पर गति नहीं करेंगे, बाकी जो सभी कण है वो तो वर्तीय पथ पर गति करेंगे। इस कारण जो घूर्णन अक्ष पर है वो वर्तीय पथ पर गति नहीं कर पाएंगे और ये हमें सभी कणों के बारे में कह रहा है, इसलिए सभी कण वर्तीय पथ पर गति तभी करेंगे जब यह घूर्णन अक्ष यह पिंड के बाहर स्थित हो। अभी पिंड के बाहर स्थित होगा तो यह इसके चारों ओर वर्तीय पथ में सभी कण वर्तीय गति करेंगे, एक साथ गति करेंगे और इनका कोणीय वेग भी समान होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 1 में है किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर नहीं हो सकता, क्योंकि यदि इसको यहाँ से गुजारेंगे बीचों यहाँ से तो इसके जो घूर्णन अक्ष पर जो कण होंगे वो वर्तीय पथ पर गति नहीं करेंगे और यदि इसको द्रव्यमान के अंदर से गुजारेंगे यानी द्रव्यमान के अंदर लगभग बीच में होता है, यदि यहाँ से गुजारेंगे तो भी घूर्णन अक्ष के अंदर से आएगा और घूर्णन अक्ष पर जो भी कण होंगे वह वर्तीय गति नहीं करेंगे, इसलिए अक्ष को हमें जो पिंड से बाहर ही रखना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर एंड लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।